Hello students and welcome to Paragon classes. क्लास 11th के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर्स, और आज हम आपको उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये है आपके सामने वेक्टर्स चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है वो मल्टीप्लिकेशन का एक ही मीनिंग होता है जो आप जानते हो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे लिखते हैं, एक नंबर लिखा, मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर लिखा, और हम टेबल्स बचपन में याद कर लेते हैं और फिर इज इक्वल टू करके क्या लिख देते हैं, आंसर। तो 12 लिखने के बाद हमारा ये आंसर फिनिश हो गया। इसमें और कोई चीज हमें करनी है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, सिंपल नंबर्स का, और उसके लिए टेबल याद करके आपने। लेकिन वेक्टर्स में जैसे कि मैंने बताया सारे रूल्स ही अलग हो जाते हैं। तो जब हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स। और आपको दिखा रखा है यहां पर दो टाइप्स में। एक टाइप का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और दूसरे टाइप का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है पहले वो बता देता हूं, और फिर दोनों को सेपरेटली डिटेल में समझा दिया जाएगा विद प्रॉपर्टीज। तो आए चलें देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल ये तो मैं हटा देता हूं, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, और मैं अपना डायग्राम यहां पर बनाता हूं क्योंकि डायग्राम दोनों के लिए कॉमन है। तो डायग्राम में क्या बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। मैंने पहले एक वेक्टर बनाया, ये हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया ए। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पी क्यू आर एस टी कुछ भी। तो मैंने ए रख दिया है, और फिर दूसरा वेक्टर मुझे यहीं से बनाना है, वही कोइनिशियल वाले वेक्टर की बात जो हो रही थी। ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, बी। और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। आप ये दोनों वेक्टर बनाओ या ना बनाओ, यहां तो मैंने बना के दिखाया है क्योंकि प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, लेकिन आप वेक्टर बनाओ या ना बनाओ, आपको दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन होगा अगर प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो। यानी मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए अगर आप वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो, और पता होना चाहिए उनके बीच का एंगल भी। यानी ये तीन चीजें जब आपको गिवन होंगी, यहां लिख देता हूं, ये चीजें आपको क्या होंगी, गिवन, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या क्या गिवन होनी चाहिए चीजें, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल। ये आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए भी पता होना चाहिए। रिजल्टेंट जब निकालते थे तो भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल मालूम होने पर ही निकाल पाते थे। अब हम आते हैं पहले इस टाइप के प्रोडक्ट की तरफ, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। दोनों चीज का रीजन है। सबसे पहले तो जब आप इस प्रकार का मल्टीप्लाई करोगे
तो आप इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इस तरह शो करोगे। इफ यू आर डूइंग द स्केलर प्रोडक्ट, आपको ए और बी वेक्टर लिखकर उनके बीच में मल्टीप्लाई का जो साइन होता है मैथ्स में वो नहीं लगाना है। अगर आपने वो लगाया तो ये गलत हो जाएगा। जब आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है, डॉट लगाना है। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है यहां पर, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और दूसरा कारण ये है, स्केलर प्रोडक्ट नाम रखने का कारण ये है कि जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। अब तक आपने क्या देखा था कि जब आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे, एडिशन बोलते थे लेकिन निकालते आप उसका रिजल्टेंट थे, तो रिजल्टेंट एक वेक्टर आता था आर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होता था। लेकिन जब आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करोगे, इसलिए नाम रख पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर जो आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, यानी आंसर जो आएगा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और यहां आ जाएं, डिफरेंसेस बता रहे हैं। जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए इन्हीं दोनों वेक्टर्स का, तब आप ऐसा लिखोगे। अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और मल्टीप्लाई का साइन इसमें लग रहा है और मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस होता है। इस साइन को क्रॉस भी पढ़ते हैं, काटा, तो इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, ये इसलिए लिखा जाता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा है या दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा है, इस चीज की पहचान के लिए। और जो ये वेक्टर प्रोडक्ट वर्ड है, इसका रीजन ये है कि जब आप इन दोनों का ऐसा वाला प्रोडक्ट करोगे बीच में क्रॉस लगा के, तो जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी आंसर में जो आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है और ये बहुत जरूरी है। कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे क्या मिलता है ये पता नहीं होगा तो आगे बात नहीं बनेगी। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर आंसर स्केलर क्वांटिटी आएगा और उसको डॉट लगा के बीच में डिनोट करते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। दोनों बोलने पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम ले सकते हो। डॉट ए डॉट बी, इसको पढ़ते भी ऐसे हैं ए डॉट बी, और इसको क्या पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, सिंबल के हिसाब से तो डॉट और क्रॉस बोलते हैं, और नेचर के हिसाब से वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि उन्हीं दोनों वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब चलते हैं इनके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला आपको याद करना है जैसे आपने बचपन में टेबल याद किए हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल याद करना जरूरी होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट या सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला करना याद जरूरी है। जब भी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए, आप लिखोगे फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि मैंने बताया था आपको गिवन होगा, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बी का मैग्नीट्यूड जो मैंने बताया गिवन होगा, और उनके बीच का एंगल भी गिवन होगा, उस एंगल का कॉस लिखना है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा हमारे पास जिसे हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, और उसमें डायरेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैग्नीट्यूड आ ही गया है, डायरेक्शन उसमें है ही नहीं क्योंकि बताया था डॉट प्रोडक्ट से आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट
जब करने के लिए कहा जाएगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ तक तो पहले जैसा ही है, इसके जैसा ही, लेकिन अब की बार साइन और कॉस थीटा के बजाय साइन थीटा लिखा जाएगा। यानी एंगल तो दोनों के बीच का थीटा ही है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल का साइन लिखना है और डॉट प्रोडक्ट में एंगल का कॉस लिखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आंसर आएगा, ये आंसर इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आपको बताएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन इस चीज का डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसीलिए तो इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ा है। लेकिन आप इस फॉर्मूले से ये जो आंसर आया है इसका डायरेक्शन पता नहीं लगा सकते। डायरेक्शन है इसमें बट पता नहीं लगा सकते। इसका डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको अलग से एक रूल सीखना होगा। इसमें और कोई आगे चीज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें है ही नहीं, मैग्नीट्यूड आ चुका है। इसमें आगे एक रूल सिखाया जाएगा, मैग्नीट्यूड आ चुका है, डायरेक्शन इस चीज का जो मैग्नीट्यूड आया है इसकी किस तरफ दिशा होगी, किस तरफ डायरेक्शन होगा, उसके लिए आपको अलग से एक रूल सिखाया जाएगा, जब अलग से वेक्टर प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आगे डिटेल में पढ़ने की कहानी है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ऐसी कोई कहानी अब आगे नहीं है। सिंपल ए का मैग्नीट्यूड अगर कुछ दे रखा हो 5, 10 वगैरह कुछ भी, बी का मैग्नीट्यूड भी 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे रखा हो, मैग्नीट्यूड तो वैल्यूज होती है, और एंगल 60 डिग्री दे रखा हो तो ए का मैग्नीट्यूड जो भी 5, 10, 15 कुछ भी, बी का मैग्नीट्यूड जो भी कोई नंबर है उसकी वैल्यू दे रखी है, cos 60 रखेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, आंसर, कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अब ये तो बहुत आसान है सॉल्व करके निकालना, और उसका इतना ये वाला पार्ट भी आसान है, बस डायरेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ता है, वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट के आगे आपको इसी की कुछ प्रॉपर्टीज सिखा देते हैं। तो अगले पोर्शन में आपको आज इस डॉट प्रोडक्ट की 4 प्रॉपर्टीज सिखाई जाती हैं, जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आने का काफी चांस रहता है। तो चलो दिखाते हैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज। तो ये रही आपके सामने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये जो नंबर आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, उससे पहले आपको स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वो बता दिया था अभी दोबारा यहाँ पर बताया, क्योंकि सिचुएशन की इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प होगी इस चीज से। ए वेक्टर बनाया है, बी वेक्टर बनाया है, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन है ही नहीं तो उसे फाइंड आउट करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं स्कूल एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। पहला प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अभी आपको छोटी क्लास में कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया जाता है, तो नंबर्स के लिए जब कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं 3 into 4 भी वही आएगा जो 4 into 3 आएगा, बताया जाता है ऐसा। जब ऑर्डर रिवर्स करने पर आंसर सेम आए तो हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। यहां पर भी ऐसा ही होता है, नीचे लिखा है a डॉट बी वही आएगा जो b डॉट ए आएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो मल्टीप्लिकेशन में यहां पर भी था, तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात आ गई। लेकिन ये बात इसलिए गौर करने वाली है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता।
अगर आपसे A क्रॉस B कहा जाए तो वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो वहीं पर उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, अभी दोबारा से कंपैरिजन में नहीं जाते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बच्चे थोड़ा सा कहते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी बड़ी ऑब्वियस है। हाँ ऑब्वियस है, लेकिन दूसरे जगहों पर नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि A डॉट B और B डॉट A इक्वल आएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ, जैसे नंबर्स में होता था, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ ओबे करना बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों को समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा बार ट्रिकी क्वेश्चन आया है। वो प्रॉपर्टी समझ लो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है जी, क्या नाम है इसका, A, और दूसरा जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो दूसरा वेक्टर मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो हम इसको दोबारा बनाएंगे। ये लिखते हैं, ये यहां से परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं। ये लो जी, ये आपका B वेक्टर बन गया है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। अब आपसे कहा जाए इस केस में आपको फाइंड आउट करना है A डॉट B, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहां वाला फॉर्मूला यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट के लिए। A डॉट B क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो आप जैसे ही लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। So the angle in this case, in this particular case is 90 degree, because property में क्या लिखा है, the dot they are mutually perpendicular vectors। ये बात उसने कह दी है 0, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो इस केस में जब आप ये फॉर्मूला अपना डॉट प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो भी कुछ यहाँ पर हो A और B की जगह, cos 90 का वैल्यू तो बच्चों को 10th क्लास में याद करवा दिया जाता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से 0 की B और A से जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा। तो इससे ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हुई है यहाँ पर कि कोई भी दो वेक्टर हो, कितने भी बड़े छोटे कैसे भी, कितने भी मैग्नीट्यूड में, जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे और अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हुए, उनके बीच में एंगल 90 हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये यहां साइड में प्रूव भी कर दिया है मैंने। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स द, तो गिव्स द की बात नहीं करते, पहले आपको दिखाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ कैसे निकालेंगे। मान लो आपके पास एक वेक्टर है, यहां पर लो बना देते हैं वेक्टर फिर से। ये लो जी वेक्टर बना दिया। वेक्टर का नाम क्या है, A। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है विद इटसेल्फ। इसका डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर के साथ नहीं करना, यानी आपने करना है A डॉट A। बोला है इसने द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अब गिव्स आगे क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले आपको प्रूव करवा देते हैं। इटसेल्फ के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ जाए, आप फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल करोगे। इसमें A और B का मैग्नीट्यूड फर्स्ट और सेकंड का, तो
तो आप यहां पर लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि पहला वेक्टर भी ए ही है, डॉट के बाद दूसरा वेक्टर भी ए है तो उसका भी मैग्नीट्यूड ए ही होगा। और अब आप जब कॉस लिखोगे तो एंगल की जगह आपको लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि वेक्टर खुद के साथ तो कोई एंगल बनाता ही नहीं है। इस वेक्टर ने खुद के साथ कोई भी वेक्टर दुनिया में खुद के साथ तो कोई एंगल बना ही नहीं सकता, कोई दूसरे के साथ ही तो एंगल बनाएगा जब यहां बनेगा। तो जब वेक्टर खुद के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है तो मैथ्स में जो वैल्यू नहीं होती है उसके लिए 0 यूज किया जाता है। ठीक है जी, जो भी चीज आज के बाद आपके पास नहीं है आप बोल सकते हो मेरे पास ये चीज 0 है। तो आपका ये वेक्टर ने खुद के साथ कोई एंगल नहीं बनाया, इसका मतलब एंगल 0 बनाया। और फिर से याद कर लें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ cos 0 की जगह 1 हो जाएगा और a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय a का मैग्नीट्यूड बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी यहां पर दी गई है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो आपको प्रूव भी करवा दिया है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आपको मिला है स्क्वायर। ठीक है बात। तो आपको सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी और ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, जो भी उनके आंसर आ रहे हैं वो प्रूव भी करवा के दिखा दिए हैं। 0 आंसर आ रहा है और स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड आ रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव करके दिखाई थी। और अब हम चलते हैं लास्ट हमारी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ को हटा देते हैं। आप पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, वरना रिटन नोट्स बच्चों के पास हैं। इसको तो आप यहां से रब हो गया है, लेकिन रिवाइंड करके कितनी बार भी दोबारा देख सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये आपका इलाका साफ हो गया, मैदान साफ। अब आपको फोर्थ प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन बताते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाय, यहां पर आंसर नहीं लिखा, आंसर हम फाइंड आउट करके दिखा देते हैं आपको, इसीलिए आंसर नहीं लिखा था। तो दिखाते हैं। यहां से पहले हम एक वेक्टर बनाएंगे। ये आपका एक वेक्टर बन गया, नाम रखते हैं उसका ए। दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट बनाने को बोला है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने को कह रहे हैं जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो आप ऐसा करो पहले कि ये वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को ऐसे करके बना देते हैं ओ, जिससे हमें पता चले कि ओ से ही ए वेक्टर स्टार्ट हुआ है और ओ से ही बी वेक्टर स्टार्ट हुआ है। और फिर आप यहां पर अपना दूसरा वेक्टर बना देते हो। तो डॉट से आपको पता चल रहा है ये दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। और जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो आपने दूसरा वेक्टर बना दिया ये, यहां पर भी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होता था, बस यहां नाम नहीं लिखा था उसका। तो अब आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स बन गए हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और अब आपको इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और बताना है कितना आएगा। फॉर्मूला आपके पास है ही, आपको लिखना होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहां पर एंगल जो है उनके बीच में थीटा है, लेकिन आप गौर से देखो यहां एंगल जो है थीटा, उनके बीच में कितना है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको। तो आपको लिखना पड़ेगा cos 180 डिग्री।
फॉर्मूला कहता है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। अब दोनों के बीच का एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 180 होगा। और आपको याद होना चाहिए, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 बताई थी, cos 90 की वैल्यू 0 बताई थी, cos 180 का वैल्यू भी आज के बाद याद रख लो। यहां पर ये -1 होता है cos 180 का वैल्यू। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में -1 आ गया मल्टीप्लाई में cos 180 की वैल्यू। ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का आप निकाल रहे थे जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, और -1 की जब इनसे मल्टीप्लाई होगी माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड। तो ये है वो रिजल्ट जो यहां पर लिखा नहीं है। यानी आपको लिखना है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाय, ये आपके इज गिवन बाय क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई। अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में लास्ट जो चीज बतानी है वो आज बताएंगे, और उसके साथ ही आज का लेक्चर फिनिश किया जाएगा। तो चलिए अब स्केलर प्रोडक्ट की आखिरी बात, आज के लिए आज आखिरी बात बताते हैं। तो अगली क्लास में आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। तो ये है हमारा आज का आखिरी टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ आई जे के। तो मैं इसके लिए बच्चों को एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज इफ A is equal to 3i cap plus 2j cap minus 5k cap, ऐसा कोई वेक्टर है। यानी अब जो आपको वेक्टर दिया है वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिया है। पहले कैसे दिया होता था, उसका मैग्नीट्यूड अलग दिया होता था, डायरेक्शन अलग दिया होता था। लेकिन अब आपको वेक्टर दिया है A इस फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में, जो आपको समझा रखा है कि इसका मतलब क्या होता है। वो 3, 2, 5, -5 कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना और ओरिजिन से उनको ज्वाइन करना, ये वेक्टर। और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया, लिख देता हूं, एंड B इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है जी, कैप। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हम अब पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ आई जे के की टर्म्स में। तो अब आपको करना है फाइंड ए डॉट बी। अब तक आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होता था, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन होता था, और गिवन होता था उनके बीच का एंगल। लेकिन यहां आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा वेक्टर आई जे के की फॉर्म में गिवन है, और दूसरा वेक्टर भी पूरा वेक्टर आई जे के की फॉर्म में गिवन है, और उनके बीच का एंगल गिवन नहीं है। तो इस केस में
कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। a डॉट बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप a और b के वैल्यूज ही लिख लो। ये a का वैल्यू है जैसा कि ऊपर दिख रहा है, और साथ में डॉट लगा दें और b का वैल्यू रख लें, क्योंकि आपको a डॉट बी निकालने के लिए कहा गया है। तो पहला स्टेप समझ में आया सारे बच्चों को? a डॉट बी कहा है तो a का वैल्यू डॉट करके b का वैल्यू रख दिया। अब कुछ नहीं, बड़ा आसान है, जैसा सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं आपको वैसा करते जाना है। सबसे पहले 3i को 2i से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 3i को -4j से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसी 3i को 7k से, यानी फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के तीनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर सेकेंड को भी तीनों को बारी बारी और थर्ड को भी। ये मैथ्स में आपको ब्रैकेट ओपन करना 8th 9th में सिखा देते हैं, 8th 9th तक की क्लासेस में। बस ये ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक रूल याद रखना है जो मैं यहाँ साइड में बता रहा हूं। रूल लिख रहा हूं मैं इस बॉक्स के अंदर। ये लीजिए जी, यहाँ बॉक्स बना रहा हूं मैं, रूल लिखूंगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये रूल का बक्सा है। रूल क्या है? i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ये हमेशा 1 होगा। आज के लिए बच्चों को ये टास्क दिया जा रहा है कि आपको इसका रीजन बताना है। अगली क्लास से पहले कॉल करके इसका रीजन बताएंगे। कॉल या मैसेज पे बता सकते हैं, जैसे भी ठीक लगे, कि i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k 1 क्यों है। और नीचे मैं लिख रहा हूं रेस्ट आर 0, मतलब i डॉट i और यानी i को i से ही करा, j को j से ही करा, k को k से ही करा तो हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर आपने i डॉट j किया या j डॉट i किया या i डॉट k किया, यानी खुद के बजाय i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k के बजाय और i को j से किसी और को किसी और से किया, 3 ही है तो प्रोबेबिलिटी आप लगा लो, i को j से, j को k से, k को i से, किसी और को भी किया तो वो हमेशा 0 आएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया रेस्ट आर 0। बाकी और कोई भी कॉम्बिनेशन बना इनके अलावा i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, वो तो 1 आएगा, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट के होंगे वो 0 आएंगे। बच्चों को ये बताना है कि इन दोनों स्टेप्स का रीजन क्या है। अगर बच्चों ने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाई गई 4 प्रॉपर्टीज, उनको अच्छी तरह समझा है तो उनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो इन दोनों लाइनों का रीजन आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो अगली क्लास में पहले बताया जाएगा इन दोनों लाइंस का रीजन, फिर आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आए अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। लो जी, सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, लिख रहे हैं a डॉट b, ये तो एज इट इज है। अब वैल्यू करते हैं। सबसे पहले हम 3i को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन ऐसे ही करते हैं, ये मैथ्स का ही रूल है। तो 3i मल्टीप्लाई बाई 2i करेंगे तो 3 2 तो हो जाएगा 6, और साथ में i की भी तो i से मल्टीप्लाई होगी, और वो भी डॉट प्रोडक्ट। और आपको यहाँ पहले ही बता रखा है, आज के लिए बस रीजन नहीं बता रहा हूँ मैं जानबूझकर, एक बार बच्चों को ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है। रीजन कल पक्का बता दिया जाएगा, यानी अगली क्लास में। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 है, तो जब आप
3i को 2i से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा तो 6 हो जाएगा और i डॉट i 1 हो जाएगा, तो यहाँ 6 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 ही रहेगा। उसके बाद जब आप 3i को मल्टीप्लाई करोगे 4j से, -4j कहना चाहिए, तो आपका 3 इंटू -4, 3 4 जा 12 होता है, -12 होगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी i और j की मल्टीप्लाई होगी, और i और j की या किसी भी दो अलग डॉट प्रोडक्ट करेंगे अलग यूनिट वेक्टर्स का। i j के क्या होते हैं, x y z के अलोंग यूनिट वेक्टर्स। तो जब i j j i k i ऐसा कुछ करेंगे तो आंसर 0 आने के लिए बोल रखा है, रीजन कल बताएंगे, बच्चे खोज लेंगे, अच्छी बात है। तो आपका ये 3 4 जा 12 वाला चीज j इंटू आई के मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह जब आप 3i को 7k से करेंगे तो भी i इंटू k करने की वजह से 7 3 जा 21, साथ में 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी जब आप 3i को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2i से मल्टीप्लाई करके आपका 6 आंसर आएगा, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसलिए वो तो अलग कर दिया हमने। अब हम करते हैं यही काम 2j के लिए। 2j के लिए 2j को जब 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही j इंटू आई होने की वजह से 2 2 जा 4 के साथ 0। लेकिन 2j को जब आप 4j से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -4, 4 2 जा 8 होता है और माइनस का 8 आएगा, और j डॉट j भी होगा साथ में, वो 1 हो जाएगा। उसके बाद आप इस 2i को 7k से भी मल्टीप्लाई करोगे, और 2i की 7k से मल्टीप्लाई होने पर 7 2 जा तो 14 रहेगा, लेकिन j इंटू k फिर से 0 हो जाएगा। तो आपके पास 2i को भी इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ 4j से मल्टीप्लाई करने पर एक ही आंसर आएगा, बाकी दोनों से फर्स्ट और थर्ड से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। अब बारी आती है तीसरे की, तो इनको हटा देते हैं। तीसरा -5k है, इसको पहले आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, नंबर कुछ भी हो k इंटू आई 0 हो गया। सेकेंड इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर से 0 हो जाएगा, k इंटू j भी 0 है, i की i से ही हो सकती है, j की j से, k की k से, तभी 1 आएगा। रीजन बच्चों को आज के लिए खोजना है। अब बारी आती है तीसरे के लिए, -5 इंटू 7 करेंगे, तो 7 5 जा तो 35 होता है और साइन माइनस का आएगा, तो ये आपके पास -35 आ जाएगा, और k की मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो इस तरह से आपके पास जब ये ब्रैकेट ओपन करके सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 6 - 8 -35। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 35 में पहले आप 8 ऐड कर लो, तो आपके पास 43 आएगा माइनस का, और साथ में 6 है, ठीक है जी। और फिर 43 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, आपके पास माइनस का कितना आएगा, 37। तो ये आपकी a डॉट b की वैल्यू आ गई, और बताया था कि डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। देखो ये क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है सिर्फ 37, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। तो अब कल वेक्टर प्रोडक्ट सीखने से पहले, यानी नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट सीखने से पहले और ये चैप्टर फिनिश करने से पहले आपको ये बताया जाएगा, तब तक आपको ये एक बार ट्राई करना है ये रीजन। कल का लेक्चर अपलोड होने से पहले मुझे कॉल करके जो बताएंगे उन्हीं बच्चों का ये माना जाएगा कि उन्होंने रीजन खुद से खोज लिया है, नहीं तो कल के लेक्चर में मैं अनाउंस कर ही दूंगा। तो आज का काम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।